तो वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाया हूँ घटना चक्र पर्यावरण एवं सतत विकास का लेक्चर नंबर 7। तो इसका इंपॉर्टेंस मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आप आर ओ यूपीएससी या यूपीपीएससी किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये रामबाण है आपके लिए, क्योंकि इसमें लगभग 33 सालों का PYQ है। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीटेड होते हैं, तो ये आपको बेनिफिट्स पहुँचाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम करेंगे IUCN की विभिन्न संकटापन्न जातियों के बारे में। तो ये ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संगठन को घोषित लक्ष्य विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है। IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय जिनेवा के निकट इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची से संकटग्रस्त सभी जैव प्रजातियों, पादप जंतु, प्रोटिस्टा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। IUCN द्वारा भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छों की प्रजातियों को संकटापन्न जातियों की सूची में शामिल किया गया तथा हाथी की संकटापन्न जातियों की श्रेणी में है। घड़ियाल जो मगरमच्छ क्रोकोडाइल की एक प्रजाति है जो गंगा व इसकी सहायक नदियों में पाए जाते हैं। बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है, एक मिनट कॉपी हो गया। तो वैज्ञानिक नाम गैविलिस गैंगेटिकस है और घड़ियालों की ज़्यादातर संख्या भारत में चंबल एवं गिरवा नदी में पाई जाती है। IUCN ने घड़ियाल को अति संकटाग्रस्त की श्रेणी में रखा है और लेदर बैग टर्टल एवं अनूप मृग की श्रेणी में आते हैं। खराई ऊँट कच्छ में पाए जाते हैं। समुद्र जल में 3 किमी तक तैरने में सक्षम है। यह मैंग्रोव की चराई पर जीते हैं। इन ऊँटों को संकटग्रस्त इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पीसीज हैं, उनका साइंटिफिक नेम है। जैसे जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा को बोलते हैं इक्कस हेमिओनस खुर, और एशियाई जंगली गधा को बोलते हैं इक्कस हेमिओनस, और बारहसिंघार को बोलते हैं रुसर्वस दुआउसेली, और चिंकारा को बोलते हैं गजेला बेनेट्टी, और नीलगाय को बोलते हैं बोसलाफस ट्रैगो केमेलस। तो ठीक है, चलिए करते हैं। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। नेक्स्ट अगला है गैविलियस बहुतायत में पाया जाता है कहाँ? तो गंगा नदी में पाया जाता है। गैविलियस मगरमच्छ की कुल प्रजाति जो गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के बीच पाया जाता है। ये बांग्लादेश, भारत या नेपाल में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। और अगला है भारत में निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा संकटापन्न है? तो मगरमच्छ, हाथी दोनों संकटापन्न है। तो आइए ये इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसमें क्या कहें? तारा, कछुआ और मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर स्पाइडर वानर इनमें से कौन सी प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो ये पहला, दूसरा, तीसरा मतलब तारा, कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर ये प्राकृतिक में पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप में। अगला है ये मिलान करना है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, मिलान करते हैं। एशियाई गधा कहाँ पाया जाता है? एक मिनट, एक पेन। हाँ, एशियाई गधा जो है वो इक्कस हेमियोनस, और बारहसिंगा का साइंटिफिक नाम क्या है? तो बारहसिंगा का है रुसर्वस दुआउसेली, और चिंकारा का जो है वो चिंकारा का है गजेला बेनेट्टी, और नीलगाय का है बोसलाफस ट्रैगोकेमिकलस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पर पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए अगर हो सके तो। निम्नलिखित में भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। वो घड़ियाल है, चर्मपीठ कुर्म है और अनोप मृग है। तो इनमें से जो क्या पूछा है, संकटापन्न कौन है? तो तीनों संकटापन्न है। नेक्स्ट है यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो चंबल नदी जो है वहाँ पर जाना चाहिए। अगला है, एक मिनट, नेक्स्ट है भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊँट के बारे में अनूठा क्या है? तो यह समुद्र जल में 3 किमी तक तैरने में सक्षम है। दूसरा, यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है। तीसरा, यह जंगली होता है, पालतू नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें जो है क्या कुछ है, इनमें से खराई ऊँट के बारे में अनूठा क्या है? तो यह समुद्र जल में 3 किमी तक तैरने में सक्षम है, ये सही है। मैंग्रोव की चराई पर जीता है, ये भी सही है। जंगली होता है और ये पालतू नहीं बनाया जा सकता, ऐसा नहीं है। खराई ऊँट कच्छ में गुजरात पाए जाते हैं। समुद्र जल में 3 किमी तक तैरने में सक्षम है, मैंग्रोव की चराई पर
निर्भर है। इन ऊँटों को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया। हाल ही में करनाल, हरियाणा में स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने खराई ऊँट को भारत में पाई जाने वाली ऊँट की 9वीं प्रजाति के रूप में मान्यता दी है। ध्यातव्य है कि मालधारी समुदाय की आजीविका इन्हीं ऊँटों पर निर्भर करती है। वन संपदा संरक्षण से संबंधित भारतीय प्रयास क्या है? तो भारत का भू क्षेत्र संसार के कुल भू क्षेत्र का कितना है? 2.4% है। ध्यातव्य है कि भारत में विश्व की कुल ज्ञात जैव विविधता का लगभग 8% प्राप्त होता है, जो कि JRB आल्फ्रेड की पुस्तक फॉनल डाइवर्सिटीज इन इंडिया के अनुसार विश्व के कुल जंतु प्रजातियों की संख्या का 7.28% भाग भारत में पाया जाता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। वन्यजीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्यजीव अधिनियम 1972 पारित किया गया था। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं, जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में वन्यजीव आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। इनके अंतर्गत रक्षित वन्य जीवों की सूची भी दी गई। उल्लेखनीय है कि बाघ को भी अनुसूची में रखा गया, फर्स्ट में रखा गया। यदि कुछ कछुए की एक प्रजाति को अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया जाएगा तो उसे भी संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को प्राप्त होता है। वन्यजीव अधिनियम 1972 के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता। भारत में वन अधिनियम 1980 को संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया। यद्यपि इसके लागू होने की तिथि 25 अक्टूबर 1980 है। वर्ष 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1976 में की गई। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी। इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित हैं, जो निम्न शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, शिलांग, भोपाल, कटक, हैदराबाद, रांची तथा श्रीनगर में है। भारतीय पशु कल्याण उद्देश्य में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कल्याण कानूनों को सांविधिक सलाहकारी निकाय इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत सेक्शन 4 के अंतर्गत की गई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के द्वारा 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी का बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में वर्ष 1906 में की गई। इसका सबसे पुराना संस्थान है। 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए अगर पढ़ना हो तो, संकटापन्न जीव वगैरह। तो चलिए, क्वेश्चन में तो होगा ही सब कुछ। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था झारखंड में। नेक्स्ट है, और निम्नलिखित में से राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? तो वह हिमाचल प्रदेश द्वारा। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? तो बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। अगला, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही है? तो इसमें जो सही है वो केवल तीसरा सही। इस योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु कंपक फंड का उपयोग किया जा सकता है, ये सही है। बाकी इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2021 को नहीं हुई। 1 जून 2021 को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम को शुरू करने में राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य भर में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित कर पर्यावरण की मदद करना। इस योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु उच्च तकनीकी नर्सरी की स्थापना कैंपा निधि का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 5वां है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो वो 1972 में। उसके बाद है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के अनुक्रम में लगाइए। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। तो जो वन्यजीव अधिनियम है 1972 का, जैव विविधता अधिनियम 2002 का, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का, प्रोजेक्ट हाथी 1992 का। इसको पक्का याद कर लीजिए, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो वो ये है, वन संरक्षण अधिनियम मिलान करना है तो ठीक है, मिलान करवाते हैं। वन संरक्षण अधिनियम ये है 1980 का, और पर्यावरण संरक्षण नियम तो 1986 का, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम जो है 1981 का, जल प्रदूषण 1974 का है।
वन संरक्षण 1980, वन पर्यावरण संरक्षण 1986, वायु प्रदूषण 1981 और जल प्रदूषण नियंत्रण 1974। 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा समय घटाकर किया गया 5 वर्ष। उसके बाद है, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या है? तो इसका निहितार्थ होता है इस संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होता है जैसा कि बाघ को। ठीक है। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य उस पौधों की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुसूची 6 में रखे विशेष पौधों की खेती तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मुख्य वन्यजीव संरक्षण या राज्य सरकार द्वारा इसे नियमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा लाइसेंस न प्राप्त कर ले। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में शामिल विशिष्ट पौधे हैं बोडोम साइकस, ब्लू वेंडा, कुथ और लेडीज स्लीपर आर्किड और पिंचर प्लांट या घटपर्डी या रेड वेंडा। वन्यजीव अधिनियम 1972 के अनुसार किस व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? तो घड़ियाल का, भारतीय जंगली गधा का, जंगली भैंस का, तो तीनों का तीनों नहीं किया जा सकता। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान करता है? तो वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1980 में वन संरक्षण। और भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो 1980 में। पर्यावरण 1972 में और वन वाला 80 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि किस लिए? कि वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषण के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। ये सही है। वह पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया का रीति का विवरण करे। ये विवरण करे, ये गलत है क्योंकि पर्यावरण 1986 भारत सरकार को इस बात के लिए सशक्त करता है कि वो विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषणों के उत्सर्जन का निस्तारण के मानक निर्धारित करे, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाए और उसे निष्पादित करें। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, तो वह स्थित है देहरादून है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में। नेक्स्ट है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1906 में देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह देहरादून में स्थित है। वन जीव। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीटेड हुआ है। और झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में से कितने वर्ष, मतलब 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की? तो कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। और निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधित नहीं है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर्यावरण संबंधित नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला है, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFSC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ICFI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका मुख्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट है, गैर वन क्षेत्र विकास किए गए निम्नलिखित में से कौन सा पादप को भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा का विलेसित किया गया? तो वह है बांस को। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, बम्बू को भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया और उसको घास की श्रेणी में रखा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्र में उगने वाले बांसों को काट गिराने का अधिकार है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। और तीसरा, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी की अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज की स्वामित्व की अनुमति देता है। तो ये जो है इसमें केवल दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत है क्योंकि 2017 में हुआ था, ना कि 2027 में। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं और 7.5%, जो कि ऑप्शन में नहीं है। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को। और चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन है? तो वो हैं चंडी प्रसाद भट्ट, प्रणेता ये हैं। और 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। आगे चलकर ये संस्था चिपको आंदोलन भूमि में बनी। ठीक है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वह था वनों की कटाई के लिए। चमोली के रैडी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरुद्ध आंदोलन चला?
तो गौरा देवी की। 1954 वन विभाग की जोशीमठ के रैड़ी गांव के नगर 680 हेक्टेयर जंगल को नीलाम कर दिया। तब गौरा देवी के नेतृत्व में सैकड़ों तादाद में महिलाओं ने पेड़ चिपककर वन की कटाई को रोका। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? तो वह है कल्याण सिंह रावत। तो कल्याण सिंह रावत उत्तराखंड में मैती आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्होंने इस पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत 1995 में चमोली जिले के ग्वालदम नामक स्थान से किया। जैसे राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो वह दिया जाता है शैक्षणिक शोध संस्थानों के लिए, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों के लिए एवं वन संरक्षकों के लिए, तो सभी के लिए दिया जाता है ये। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है, तो वह स्थित है नई दिल्ली में। उसके बाद है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो वह दिया जाता है वन एवं वृक्षों की सुरक्षा के लिए, वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए। नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण के प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य संरक्षण करना है किसका? तो ये टाइगर का है। नेपाल एवं भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया, जिसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य टाइगर का संरक्षण करना है। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति परिभाषित रूप से महत्वपूर्ण भाषभर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से ऐसे समुदाय जनजाति हैं? तो वह हैं गोंड और कोरकू। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति। सही है। जब भी वन्यजीव को संरक्षित करने घोषित किया जाता है, तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का कार्य बिल्कुल सही है। कि संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने के आधार पर आते हैं, बिल्कुल नहीं है। ये तीसरा गलत है, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। अगला है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है, और तो ये गलत है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है, और राष्ट्रीय गंगा नदी धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष प्रधानमंत्री कहते हैं। 2-3 सही है। तो यहाँ पे भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश भर में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने तथा पशु कल्याण कानूनों को सांविधिक सलाहकारी निकाय है। इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत की गई। अगला है संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 के समाविष्ट है, बिल्कुल सही है। भारत में पहली बार बैगा की पर्यावास अधिकार दिए गए हैं, तो ये जो है ये गलत है। नहीं, ये सही है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के लिए पर्यावास आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। तो दूसरा सही है, तीसरा गलत है। यहाँ पढ़ लीजिए आप एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों की विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण है? तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना, या वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, या जनसंख्या की तीव्रता। तो इसका आंसर है जनसंख्या की तीव्रता। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो वह स्थित है झांसी में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।